हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यू लाइट। और आज लेके आए हैं हम अवकल समीकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से हम लोग अवकल समीकरण पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, जिससे कि हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 3 से 4 नंबर के। तो आज से हम लोग अवकल समीकरण को धीरे धीरे करके हम लोग अवकल समीकरण पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे अवकल समीकरण के क्वेश्चंस को हल करेंगे और कैसे उनको हम लोग अप्रोच करेंगे, ताकि हम लोग उनको ईजी वे में सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं। अवकल समीकरण या इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि हम अवकल समीकरण किसे कहते हैं या फिर अवकल समीकरण होते क्या हैं। अवकल समीकरण को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब बात आती है कि अवकल समीकरण होते क्या हैं। तो अवकल समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें कोई भी अवकल का गुणांक, कोई भी चर, अचर पद होते हैं, तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। जनरली इसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती, तब भी मैं बता दूं। जैसे हम लोगों को कुछ भी दिया है, जैसे dy/dx प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ऐसे दिया जाए, या ऐसे दिया जाए बाई dy/dx प्लस 3 प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 0, या फिर हमें दे दिया जाए d2/dx2 प्लस dy/dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक अवकल समीकरण है। या फिर हमको इस तरह से दिया जाए d2/dx2 का स्क्वायर, मान लो स्क्वायर है, प्लस dy/dx प्लस x प्लस xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैरायटी है, इस तरह की अगर समीकरण है जिनमें हमारा एक अवकल गुणांक होता है, जैसे dy/dx, जिसको कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का अवकलन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, df/dx, मतलब dy/dx। dy क्या होता है भाई, हमारा फंक्शन होता है, हमको जिसका भी वो करना है अवकलन। जैसे हमको दिया जाए y बराबर हमको दिया जा रहा है x² प्लस 2। अब हमसे कहा गया कि इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल सा लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू d/dx, यहाँ हो जाता है हमारा x² प्लस 2। तो d/dx होता है तो 2 आ गया जाता है 2x प्लस, और 2 का करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 2x हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2x। अब 2x को अगर हम लोग इधर ले आते हैं तो dy/dx माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ भी अवकल समीकरण आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाता है, ये अवकल समीकरण हो जाता है, बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे हम लोग एक चीज़ भी समझ गए हैं कि अवकल समीकरण क्या होते हैं, कि अवकल समीकरण किसी भी फलन दिया रहता है, मतलब हमें कोई फलन दिया गया f(x), तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके ही अवकल समीकरण बनाते हैं। जैसे ये समीकरण है, इसको मैंने कैसे बनाया है, y बराबर x² प्लस 2x को मतलब y बराबर x² प्लस 2 को हमने डिफ्रेंशिएट किया है। अब y बराबर x² प्लस 2 को हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो हमको मिला कितना, dy/dx बराबर 2x। 2x को भी यहाँ ले आए, हमने इधर रख दिया, तो ये हमारा हो जाता है एक अवकल समीकरण। तो होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अवकल समीकरण किस तरह से होते हैं। ये दो कुछ प्रकार जो कि अवकल समीकरण के हैं। अब बात आती है अवकल समीकरण होते कितने प्रकार के हैं। तो अवकल समीकरण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, और आंशिक अवकल समीकरण को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण अवकल समीकरण। तो हमारा पहला आता है साधारण अवकल समीकरण। समीकरण या फिर जिसको हम लोग भी बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल। तो ऑर्डिनरी अच्छा लगता है तो इसको बोल देते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो साधारण अवकल समीकरण क्या होते हैं? तो साधारण अवकल समीकरण वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार के, तो अवकल समीकरण हमारे क्या होते हैं? तो अवकल समीकरण हमारे वे समीकरण होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर हो। जैसे ये मैंने अभी लिखा था कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, कोई भी मतलब एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं, बाई प्लस सी की जगह मतलब मान लो 2 या 3 है, 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक ही स्वतंत्र पद है, एक ही स्वतंत्र चर है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा अवकल समीकरण कौन सा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होते हैं जिनमें एक ही हमारा स्वतंत्र चर होता है जो कि हमारा वेरिएबल भी कहलाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण, जब हम लोग आंशिक अवकल समीकरण की बात करते हैं, और इसको भी बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आपके सिर्फ वही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या साधारण अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल अवकल समीकरण, तो आंशिक अवकल समीकरण या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आंशिक अवकल समीकरण हमारे क्या होते हैं? तो आंशिक अवकल समीकरण होते हैं जो कि जिनमें हमारे 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ कितना था? एक ही था। और जैसे मान लो हमको दिया है बाई स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे 2 या 2 से अधिक हो गए एक्स बाई जेड। तो यहाँ 2 से अधिक हो गए, और जेड को हमने किसके? एक्स के रेस्पेक्ट में किया है और बाई के भी रेस्पेक्ट में किया है। तो हमने एक्स और बाई 2 अक्षर के सापेक्ष में हमने किसी भी एक फलन को अवकल किया है, यानी आंशिक, हमारा जो आंशिक अवकल गुणांक है वो हमारे 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे आंशिक अवकल गुणांक कितने हो गए? 2 हो गए। एक तो डी जेड अपॉन डी वाई, एक डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हमारा आंशिक अवकल गुणांक कितना है? 1। और यहाँ कितने हो रहे हैं 2 को मिला के? 2। तो हमारे अगर आंशिक अवकल गुणांक हमारा 1 हो गया या डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होगा तो हमारी समीकरण कहलाएगा साधारण अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी वाई 2 या 2 से अधिक हो, अब इसी में 2 या 2 से अधिक के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? बाई, जरूरी नहीं है बाई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई प्लस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, ऐसे डॉट 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 इक्वल टू 0। और यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स बाई प्लस 3 2, मतलब कुछ भी हो। यहाँ हमारे 2 या 2 से अधिक हो रहे हैं, जैसे 3 हो गए, तब भी वो क्या हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या आंशिक अवकल समीकरण। तो होप्सो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारा ये जो साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण में हम लोगों का अंतर क्या होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आंशिक अवकल समीकरण आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है इस साल, आपके सिलेबस में सिर्फ है कौन सा? साधारण अवकल समीकरण। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ साधारण अवकल को समीकरण को ही पढ़ेंगे, और ये आंशिक अवकल समीकरण आपके सिलेबस में नहीं है। तो आंशिक अवकल समीकरण को पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो होता है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोटि और घात क्या होती है। कोटि क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? मतलब हमारा कोई भी फलन कितनी बार अवकल किया गया है। जैसे हम लोगों का है y बराबर एफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा कितनी पहली बार, एक बार अवकल किया गया डी अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग लिख देते हैं एफ डैश एक्स, पता होना चाहिए। और बाई को हम लोग लिख लेते हैं बाई डैश। अगर ऊपर एक बिंदी है तो मतलब एक बार समीकरण का अवकलन किया गया है। अब मतलब दोबारा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? बाई डबल डैश, क्या हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। यहाँ क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स। तो यहाँ हमारा कितनी बार हुआ है? 2 बार। यहीं अगर ऐसे ही बाई ट्रिपल डैश करेंगे तो हमारा ऐसे ही 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं अगर हमारा कोई भी फलन या फंक्शन है जिसको हमने एक बार अवकलन किया है
तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा, 2 बार किया है तो यहाँ 2 डैश हो जाएगा, 3 बार किया है तो 3 हो जाएगा, ऐसे सिमिलरली ऐसे ही चलता जाता है, 4 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये कहलाता हमारा कि हमने किसी भी फलन या समीकरण के कितनी बार अवकलन किया गया है। तो हमने यहाँ पर अवकलन कितनी बार किया, 3 बार। तो यही जो होता है वो हम लोगों का कोटि कहलाता है, मतलब कोई भी फलन है उसमें हमने कितनी बार अवकलन किया है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम लोगों को दिया जाए d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx x d2y अपॉन dx2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या दिया गया, इतना दिया गया। तो हम लोगों ने बताया कि कोटि वो होती है कि अधिकतम कितनी बार हम लोगों ने किसी भी फलन को कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो मतलब ये वाला जो फलन है हमने 2 बार अवकलन किया है, तो 2 बार अवकलन किया है तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा, इसकी कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, 2, कोटि 2। आप लोगों से ये एक नंबर में सवाल पूछ लेते हैं कि दिए गए अवकल समीकरण में कोटि बताओ, कि या दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स। और इस बार तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनमें जाहिर सी बात है पूछ सकता है, तो कोटि ये होती है। अब ऐसे ही हमें एक और दिया जाए x dy अपॉन डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हम लोगों का जो समीकरण है अवकलन किया गया है, तो यहाँ पर हमारी कोटि कितनी हो जाएगी, 1। तो कोटि को हम लोग निकालना सीख गए हैं, मतलब हम लोग अधिकतम कितनी बार किसी भी फलन को अवकल करते हैं या अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वह उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अब कोटि हम लोग समझ गए। अब कोटि के बाद नंबर आता है घात, कि किसी भी अवकल समीकरण की घात क्या होगी, घात। तो घात को हम लोग बोलते हैं डिग्री, अगर CBSE का कोई भी देख रहा हो तो। और कोटि को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो घात, डिग्री, कोटि, ऑर्डर। तो यहाँ से हम लोगों को पता कि ऑर्डर हो गया 1। अब घात की बात आती है या डिग्री की बात करें, तो घात कोटि की कितनी घात है वही हम लोगों की घात हो जाती है, सिंपल वे में। किताबों में कुछ और भी लिखा रहता है। हमें अगर किसी भी अवकल समीकरण की घात निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग उसकी कोटि ढूंढेंगे। अगर हम लोगों ने कोटि ढूंढ ली तो कोटि पे कितनी घात है वही हम लोगों की अवकल समीकरण की घात हो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस यही, आंख बंद करके कोटि ढूंढो और कोटि की फिर घात देख लो कितनी है। जैसे यहाँ पर हमारी कितनी है, क्वेश्चन आंसर जैसे हमारा है dy/dx स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dx2 प्लस 3, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, मान लो बराबर 0। तो यहाँ पर हमारी कोटि कितनी है, कोटि हमारी कितनी है, 2 हो जाएगी। क्यों कोटि 2 क्यों होगी, क्योंकि कोटि हम लोग जानते हैं कि अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, तो यहाँ पर कितना, 2 बार किया गया है अधिकतम, तो कोटि हमारी हो गई 2। अब मैंने क्या बताया, घात क्या होती है, कोटि की कितनी घात है। तो यहाँ हमारी कोटि कितनी थी, इससे हम लोगों को मिला कोटि कितना है, 2। और यहाँ पर कितनी घात है, 1 ही तो है। d2y अपन dx2 सिंपल लिखा है तो घात कितनी होगी, 1। जैसे यहाँ पर dy/dx की घात कितनी, 2 है, तो यहाँ कितनी, 1 है, तो यहाँ हमारी घात हो जाएगी 1। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोगों को ऐसे दिया रहा है x d2y अपन dx2 का स्क्वायर प्लस dy अपन dx का क्यूब। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ज़्यादा है तो ये घात होनी चाहिए 3, बट ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ कोटि की ही घात देखनी है। तो यहाँ से कोटि हमारे क्या आ रही है, 2, क्योंकि 2 बार हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, अवकलन किया है, तो यहाँ से हमारी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। और अगर हमसे पूछा जाए घात, तो घात के लिए हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम कौन सी है और उसको कितनी बार हम लोगों ने कितना घात है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो घात हमारी 2 होगी। 2 क्यों होगी, क्योंकि हमें सिर्फ वही हिस्सा देखना है, कोटि पर कितनी घात है। अगर मान लो यहाँ 2 ना हो के 1 होता, सिंपल लिखा होता, तो हमारी घात कितनी हो जाती, 1। और अगर यहीं, अगर इसको हटाओ, अगर यहाँ पर हमारा हो जाता d3y अपन dx क्यूब, इसकी घात मान लो 1 है, इसकी 2 है, और यहाँ है मान लो
बाई। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, कोटि। अब यहाँ पर हम लोग कोटि ढूंढेंगे, कोटि। तो यहाँ पर हमारी कोटि क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। इसको एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो क्या कितनी बार किया गया, 3 बार। तो यहाँ से हमारी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। तो कोटि हमारी कितनी हो गई, 3। अब हमसे पूछा जाए कि घात क्या है। घात के लिए मैंने बताया कि कोटि जहाँ से निकली है उसी पे हम लोग देख लेते हैं कितनी घात है। तो यहाँ पर हमारी कोटि कहाँ से निकली है, यहाँ से। यहाँ पर कितनी घात है, 1। तो घात हमारी हो जाएगी 1। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि घात और कोटि क्या होती है। ये आप लोगों से पूछा जाएगा इस बार 2021 में कि दिए गए अवकल समीकरण की घात एवं कोटि बताइए। इस तरह के क्वेश्चन तो आने फिक्स हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस किया है। मल्टीपल चॉइस में इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं और प्रायिकता वाले बनते हैं, बट वो उतना नहीं बनते। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में भी मैंने देखा है कि हर पेपर में, मैथ के जितने भी पेपर होते हैं, मतलब होते आए हैं, हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर होता है कि दिए गए अवकल समीकरण की घात एवं कोटि बताइए। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ के रखना है कि घात एवं कोटि में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम लोग कोटि को ढूंढेंगे, सबसे पहले कोटि को ढूंढ लेंगे, फिर कोटि वाले हिस्से पे देखेंगे कितनी घात लगी है। बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ 3 दिया है, यहाँ 1 है, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, घात हम लोगों की ज़्यादा होगी। तो यहाँ अवकल समीकरण सामान्य समीकरण से अलग है। जैसे द्विघाती समीकरण होते हैं, जैसे x³ + x² + 1 = 0। तो यहाँ पर कोई पूछ देता है कि दिए गए अवकल समीकरण की, मतलब दिए गए समीकरण की घात बताइए, तो यहाँ पर 3 होती है मैक्सिमम ऑर्डर। बट ऐसा वहाँ नहीं चलता है। वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को कोटि ढूंढनी पड़ेगी, फिर कोटि से हम लोग घात निकालेंगे। होप सो दिस विल बी, ठीक है। तो इतना आपको समझ के चलना है कि घात और कोटि में क्या अंतर है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित अवकल समीकरण में घात एवं कोटि एवं घात बताइए। तो क्या करना है, मैं कुछ समीकरण लिख रहा हूँ जिनमें से आपको कोटि एवं घात ढूंढनी है। तो पहला क्वेश्चन है d2/dx2 बराबर के 1 + आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण में घात एवं कोटि बताइए। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसमें से हम लोगों को क्या ढूंढना है कि इसमें से क्या घात है क्या समीकरण है। पहले तो आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्व करना हूँ। वीडियो को रोक लीजिए और ट्राई करिए। आप लोगों ने किया होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के जहाँ कहीं भी फंक्शन दिखते हैं कि यहाँ पावर 3/2 है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं भी घात है उसको हम लोग सिंपल इंटीजर में बना लें। यहाँ ये एक रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग सिंपल इंटीजर में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर रेशनल नंबर हम लोगों का सिंपल इंटीजर में बनता है तो हम लोग घात एवं कोटि ढूंढ लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सीधा लिख लेंगे कि इसमें घात एवं कोटि नहीं ढूंढ सकते, या फिर उसी तरह से देखेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि d2/dx2 बराबर के होल पावर 3/2 अंदर है 1 + dy/dx²। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग ये अंडर रूट हटा लें। अंडर रूट कैसे हटेगा, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 है पावर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d2/dx2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा के 1 + dy/dx का स्क्वायर का होल पावर 3/2,
और इसका पूरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो हमारा ऐसा ही रहेगा d2y/dx2 का स्क्वायर, और यहाँ अगर हम लोग चलेंगे तो स्क्वायर है, k का अलग स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर पावर 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा d2y/dx2 का स्क्वायर बराबर k² 1 + dy/dx का क्यूब, स्क्वायर का क्यूब। तो हमारे पास आ गया है d2y/dx2 स्क्वायर = k² 1 + dy/dx का स्क्वायर का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कोटि। तो कोटि के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या कितनी अधिकतम बार अवकलन जिसका किया गया हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास d2y/dx2, तो मतलब अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है। तो यहाँ से हमारी कोटि क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी कोटि आ जाती है 2, क्योंकि 2 बार इसका अवकलन किया गया है। यदि यहाँ 3 होता तो हो जाता है हमारा कोटि 3। और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, घात। तो घात के लिए मैंने क्या बताया था, जहाँ से हमारी कोटि निकली है उसका जो पावर होता है या जिसकी घात होती है वही हमारी समीकरण की घात हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी कोटि कितनी थी 2, तो इस वाले अवकलन गुणांक पर कितनी घात है, तो इस वाले अवकलन गुणांक पर हमारी कितनी 2 घात है, तो घात भी हमारी हो जाएगी 2। इस वाले क्वेश्चन में हम फिर से बता रहा हूँ, हमें ये दिया गया था, तो हमेशा घात एवं कोटि ढूंढते समय हमेशा कोशिश करनी है कि हम लोग जो पावर्स हैं अवकल समीकरण में, जो पावर्स हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनको हम लोग इंटीजर रखें, ना कि किसी फ्रैक्शन में। यदि हम फ्रैक्शन में रखते हैं तो वहाँ हमारा आंसर गलत आने के चांसेस हैं। जैसे मान लो इसको हमने फ्रैक्शन में ना किया होता, बस यहीं से हम लोग ढूंढते, तो यहाँ से घात कोटि तो हम लोग ढूंढ लेते हैं। यहाँ से कोटि हमारी कितनी हो जाती, कोटि हो जाती हमारी 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम लोग को क्या निकालनी थी, घात। अगर हम लोग यहाँ से घात निकालते तो देखते हैं यहाँ पर पावर 1 है, तो हम सीधी घात 1 लिख देते, तो ये हमारा गलत हो जाता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को किसी एक सिंपल इंटीजर पावर में रखना है। यदि ऐसा नहीं है, तो यदि हम लोग इसको ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मान लो 3/2 है, कुछ और एक्स्ट्रा दिया रहा है, हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उसमें लिख देंगे कि इसमें घात या कोटि डिफाइंड नहीं है, या फिर हम लोग इसमें से घात या कोटि ढूंढने में असक्षम हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। इस टाइप के वैसे क्वेश्चंस कम आते हैं, पूछे भी नहीं जाएंगे। यदि पूछ लिए जाते हैं तो मैंने करा दिया है ताकि आप लोग को याद रहे, अगर पूछ भी लेता है बोर्ड तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सेम क्वेश्चन है। मैं जनरली एनसीईआरटी के ही एग्जांपल उठाता हूँ ताकि आप लोगों को जो एनसीईआरटी है उसको भी सॉल्व करने में आसान रहे। एंड तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिए तथा इनमें घात एवं इनकी कोटि लिखिए, कोटि और घात, इन दोनों चीज़ें लिखिए। ऐसे लिख लीजिए और इधर घात एवं कोटि लिखिए आप लोग, जिनकी लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए या नोट करके ट्राई कीजिए। तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोटि क्या है। तो इसकी कोटि कितनी मिल रही है हमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या अधिकतम अवकलन, इसका अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 बार। तो यहाँ से हमारी कोटि कितनी हो जाएगी 2। अब 2 का कितनी घात है हमारी, इस पे कितनी पावर है, यहाँ पर कितनी 1 है, तो हमारी घात भी कितनी 1 हो जाएगी। dy/dx - cos x, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक ही बार अवकलन किया गया, एक कोटि, उसकी भी घात 1 है तो घात भी 1। अब देखो यहाँ कितना दिया, y∭+ प्लस y² प्लस e⁻y' बराबर 0। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर शायद गलती भी कर दिए होंगे, यहाँ से आप लोग कोटि निकाल लिए होंगे कि y को 3 बार किया गया है तो कोटि 1 की हो जाएगी हमारी 1, ये सही है। बट अब यहाँ बात आती है घात। तो घात हम सिर्फ तभी
परिभाषित कर सकते हैं जब हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और निकाल कब सकते हैं? जब हर चीज़ समेशन में हो, मतलब या धनात्मक में हो। यहाँ e की पावर में बाई डैश है, ना कि इसके प्लस में। हमने अवकल समीकरण में क्या देखा ना कि अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार के होते हैं, dy/dx प्लस d2y/dx 2 प्लस अनर बराबर 0। बट यहाँ क्या है, यहाँ e की पावर में हमारा अवकल गुणांक जा रहा है। तो जब अवकल गुणांक स्वतंत्र ना होके किसी भी फलन से, मतलब वो परितंत्र हो जाता है, मतलब घिर जाता है, किसी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर घात डिफाइन ही नहीं होती है या परिभाषित नहीं है। तो सिंपल से इन तरह के क्वेश्चन में हम लोग लिख देंगे कि घात परिभाषित नहीं। तो इस वाले में e की पावर में चला गया, जब e की पावर में हमारा अवकल गुणांक जाता है तो वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सा लिख देंगे, अगर एग्जाम में भी आता है, घात परिभाषित नहीं है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये हमारा d3x³ d2/x² प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग सीधा देख रहे हैं 3 बार अवकलन किया गया है तो कोटि हो जाएगी 3, और उसकी पावर कितनी है 2, घात हो जाएगी 2। फिर है d4y/dx4 माइनस sin³ तो कोटि तो हम लोग निकाल लेंगे, 4 है, तो यहाँ पर हमारी कोटि कितनी होगी 4। अब यही जो क्वेश्चन था e की पावर बाई वाला, ये वाला, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी हमारा जो अवकल गुणांक था वो स्वतंत्र नहीं था, और यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं ये साइन से परितंत्र हो गया है, मतलब साइन के एंगल पे डिपेंड हो गया कि साइन का जितना भी कोण होगा उससे ये आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कब होता, जब यहाँ साइन ना होके सिंपल या प्लस या माइनस चिन्ह से होता। तो यहाँ पर जो हमारी घात है वो परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा जो अवकल गुणांक है जब वही इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो कहाँ से परिभाषित होगी। मान लो अगर हम इसको लिखना भी चाहें, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था हमने, वहाँ की पावर 3/2 थी, तो वहाँ से हमने कैसे भी करके जोड़ घटाना करके तो हमने निकाल लिया था। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमारा साइन रहेगा। मान लो इसको इधर लाएंगे, साइन को अलग लेंगे तो ये साइन इन्वर्स में चला जाएगा। जब ये साइन इन्वर्स में जाएगा तब भी हमारा क्वेश्चन में जो ये अवकल गुणांक है वो भी स्वतंत्र नहीं रहेगा, परतंत्र हो जाएगा या डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर भी सीधा लिखेंगे कि यहाँ पर भी घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित नहीं है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को